Hello everyone, welcome to iLead IAS. We will be continuing with our PYQ session and today we are going to discuss some 2023 questions which were asked by UPSC in different exams. Some of them are from CDS exam and some of them are from UPSC Prelims exam 2023. So continuing with the session, our first question is, by which one of the following acts was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? तो किस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था? इसका सीधा सीधा आंसर है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये हमें याद रखना है. ये कुछ मेजर एक्ट्स हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए थे. तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा हमारा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वो किस एक्ट के तहत बने थे? दैट गवर्नर ऑफ बंगाल who was made Governor General of Bengal. तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल हैं उनके नाम में एक एडिशन हुआ. किस चीज का? उनको गवर्नर जनरल बोल दिया ऑफ बंगाल. इंडिया का तो हमने देख लिया, इंडिया का तो 1833 में बनाए थे. तो ये वाला एडिशन कब हुआ था? ये हमारा फर्स्ट एक्ट 1773. Okay, moving on to the next question. So answer इसका हो जाएगा D, 1833. The next question is, with reference to Indian history, Alexander Ree, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were associated with which of the following options? कि ये जितने भी हमारे नाम दिए गए हैं ये किस काम से रिलेटेड थे? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. मतलब कि आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, प्रेस अखबार से रिलेटेड है, चर्चेज से रिलेटेड है, रेलवेज से रिलेटेड है. तो इसमें बहुत सारे नाम आपको पढ़े पढ़े लगेंगे कि हाँ ये रेलवेज भी हो सकता है, प्रेस भी हो सकता है, बिकॉज आपको लगेगा कि ये बहुत मेजर काम थे और यही सब पूछते हैं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपको यूपीएससी ऐसे बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश करता है कि आप गेस करोगे कि हाँ रेलवेज या इंग्लिश प्रेस से रिलेटेड कुछ लगेगा, लेकिन नहीं. इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? यस, आंसर इज ए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस. ठीक है, इसमें मेजरली हमें अब क्या क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, सेम क्वेश्चन तो रिपीट होने से रहा है. इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है दोबारा से इसी से रिलेटेड कि मान लो आपको अगले साल या उससे अगले साल कोई क्वेश्चन ऐसे मिले कि ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है. ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आ गया आपका, ये आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट आपको ऐसे दे देंगे कि हाँ जी वॉल्टर एलियट, ठीक है, ये ही वॉज एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन. तो उस टाइम पे हमारा PYQ काम आ जाएगा कि येस वी हैव हर्ड इट समवेयर दैट ही वॉज रिलेटेड टू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन. ओके, so its answer is A. Now let's learn about these people something. Alexander Ree, उन्होंने क्या किया था? He unearthed a sarcophagus. इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जमीन से एक कॉफिन निकाला था, कॉफिन डिस्कवर किया था. Where? पल्लवारम इन तमिलनाडु. ठीक है, पल्लवारम कहाँ हो गया? अब हमें पता चल गया तमिलनाडु में. एल्बर्ट हेनरी लॉन्गहर्स्ट, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने नागार्जुन कोंडा, जो कि जगह कहाँ है? नागार्जुन कोंडा कहाँ है? हमारी जगह आंध्र प्रदेश में. ओके, तो आंध्र प्रदेश में इन्होंने काम किया था आर्कियोलॉजी में. रॉबर्ट सीवेल ने कहाँ किया था? रॉबर्ट सीवेल एंड वॉल्टर एलियट, इन दोनों ने कहाँ पे किया हुआ है? जो बुद्धिस्ट स्तूपा है अमरावती में. ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूपा एट अमरावती, वहां पे इन्होंने काम किया है आर्कियोलॉजी में, क्योंकि इन्होंने वो डिस्ट्रॉय हो गया था स्तूपा, तो उसके ऊपर काम करके उसको रिवाइव किया है स्तूपा को. नेक्स्ट इज जेम्स बर्गस. ओके, तो इन्होंने क्या किया था? ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये एक डायरेक्टर जनरल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस टाइम से इस टाइम तक. तो ये टाइमलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये कब बना था? तो ये बना था हमारा 1861 में. बाय हुम? अलेक्जेंडर, यस, अलेक्जेंडर कनिंगम. ओके, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किन्होंने बनाया था? किन्होंने फाउंडर कौन थे इनके? अलेक्जेंडर कनिंगम 1861 में. इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. ओके, तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन हो गया.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से है, पहले भी यूपीएससी पूछता था असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट्स में, फिर बीच में बंद कर दिए थे ये क्वेश्चंस पूछने, लेकिन अब दोबारा से वो ट्रेंड रिवाइव हो गया है। तो अब हम देखेंगे ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि 7 अगस्त इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। It was in 1905 that the स्वदेशी मूवमेंट was launched on the same day। तो इसमें हमारे ऑप्शंस पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ओके, पहला, इसमें हमें दोनों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ये तो है ही है कि हमें दोनों स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता होनी चाहिए कि जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, वो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है, कि क्या ये रीजन था इसके होने के लिए, ठीक है। ये होता है इसमें असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट 1 सही है हमारी। हाँ जी, ये सही है, 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर हुआ था। नेक्स्ट इज 1905 में क्या स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था इसी दिन? यस, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था। फिर आप पूछोगे कि इसका लिंक कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो स्वदेशी मूवमेंट था हमारा, ठीक है, उसका मेन क्या था, वो किसके बाद हुआ था? बॉयकॉट रिजोल्यूशन, ठीक है, बॉयकॉट रिजोल्यूशन वहां पे पास हुआ था, उसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट साथ साथ अपना पास हुआ था, ठीक है, मान लिया गया था। तो बॉयकॉट किस चीज का करना था? 2 चीजों का बॉयकॉट होना था, एक था मैनचेस्टर क्लॉथ, ओके, और दूसरा क्या था हमारा? लिवरपूल सॉल्ट। लिवरपूल सॉल्ट, ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे फॉरेन गुड्स, बाहर की चीजें थी। मैनचेस्टर बाहर का कपड़ा था, लिवरपूल भी बाहर का नमक था। तो मेजरली जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेश मतलब अपने देश की चीजें हमें यूज करनी है, और बॉयकॉट करना है किसका? इन दोनों का, मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। तो अगर हम यहाँ से हमें पता हो कि स्वदेशी मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, तो ऑब्जेक्टिव था मैनचेस्टर क्लॉथ, तो क्लॉथ आ गया, हमने बाहर का क्लॉथ हमने बॉयकॉट कर दिया, तो फिर हम पहनेंगे क्या? कि नेशनल हैंडलूम, जो अपना खुद का हैंडलूम होगा, जो कि ब्रिटिशर्स ने रूइन कर दिया था, जो हैंडीक्राफ्ट्स और आर्टिसंस को रूइन कर दिया था, जो अपना खुद का हैंडलूम होता था उसको भी उन्होंने रूइन कर दिया था, ठीक है। तो के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव ही बॉयकॉट करना था मैनचेस्टर क्लॉथ को, तो हाँ जी, नेशनल हैंडलूम तो हम रिलेट कर सकते हैं अब, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन रिलेट हो रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यस, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेनिंग द स्टेटमेंट 1। इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज 1A, that both statements 1 and 2 are correct, and statement 2, that is it was in 1905, ये वाली statement is the correct explanation for statement 1, ठीक है। इस तरह से हम ये questions attempt करते हैं। Moving on to the next question, तो इसका आंसर हो गया हमारा A। Who among the following is the author of the book बंदी जीवन? Very simple question, it was asked in CDS first in 2023, okay। किसने इस बुक को लिखा है, इनमें से इनका ऑथर कौन है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, ओके। Next question is, in the election held in 1937, which 2 provinces was the INC not able to emerge as the single largest party? जो 1937 में कांग्रेस ने इलेक्शन लड़े थे, तो कौन सा वो एरिया था, कौन से वो प्रोविंसेस थे जिसमें कांग्रेस एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं उभर पाई थी? ओके, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो 1937 के इलेक्शंस थे, उसमें पहले बहुत डाइसी बातें चल रही थी कि कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना भी चाहिए इलेक्शंस में, उसको इलेक्शन लड़ने चाहिए, नहीं लड़ने चाहिए। महात्मा गांधी फर्स्टली ही वाज वेरी अगेंस्ट इट, बिकॉज ही थॉट व्हेनेवर द पीपल आर इन पावर, द पावर गेट्स टू देयर हेड, ओके, पावर पागल कर देती है आदमी को, उनके सिर चढ़ जाएगी। एंड देन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा मेजर, कांग्रेस का जो ऑब्जेक्टिव है कि इंडिपेंडेंस दिलानी है, उससे हटके वो भी शायद करप्ट हो जाएंगे। ही अज्यूम्ड दैट, बट लेटर ऑन ही वाज परसुएडेड बाय द कांग्रेस पीपल हु वांटेड टू इलेक्ट द इलेक्शन, बिकॉज दे सेड कि सिस्टम में घुस के ही तो हम सिस्टम ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ये उनका था। तो महात्मा गांधी
इस भरोसे पे उन्होंने सपोर्ट किया कि ओके यू कैन फाइट द इलेक्शन बट रिमेंबर द अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, कि आपको इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाना है। वी हैव टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन पीपल, दिस शुड बी योर मेजर मोटिव। ओके, इस बात पे फिर गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया। ठीक है, फिर आगे एक क्वेश्चन आ जाए बाय चांस इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है, कि इसमें से ठीक है पंजाब एंड सिंध, असम, NWP, इनमें से किसी का भी नाम लेके आपका बता देंगे कि ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 में बोल देंगे कि यस द लास्ट मीटिंग हेल्ड इन सम प्लेस, कोई भी नाम दे देंगे फेमस और बोल देंगे कि महात्मा गांधी प्रिजाइडेड ओवर इट। तो आपको ये याद रहेगा कि यस महात्मा गांधी अंत में तो सपोर्ट कर ही रहे थे, तो ही मस्ट हैव प्रिजाइडेड दैट मीटिंग। नो, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ओके, कि महात्मा गांधी ने किसी भी इलेक्शन मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। तो ये इसका हो गया हल्का सा बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं कि किस में एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ये उभर के नहीं आए थे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा पंजाब एंड सिंध। पंजाब एंड सिंध, इनमें इन्होंने अपनी मेजॉरिटी नहीं ली थी। दे कुड नॉट सिक्योर ए मेजॉरिटी इन पंजाब एंड सिंध, क्योंकि हमें पता है आज के टाइम पे भी जो आधा पंजाब है वो पाकिस्तान में है एंड सिंध भी उधर ही एरिया में आता है। तो उस टाइम पे भी वहाँ पे मुस्लिम लीग पार्टी ने अपनी जो मेजॉरिटी साबित करी थी। ठीक है, उसके अलावा जो भी हैं ये असम, NWFP, असम एंड मद्रास, यहाँ पे सब पे इनकी कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। लेकिन ये 2 एरिया थे जहाँ पे वो अपनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी साबित नहीं कर पाए अपने आप को। ओके, सो द आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर फॉर्मिंग द INA सुभाष चंद्र बोस, फर्स्ट स्टेटमेंट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्वेश्चन है, INA के बारे में क्वेश्चन है। रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इन जापानीज कैंप, कि जो हमारे INA में जो भी सोल्जर्स थे, क्या सुभाष चंद्र बोस ने उनको जापानीज कैंप से रिक्रूट किया था एक लार्ज नंबर में। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंट्रोड्यूस्ड अ विमेंस डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर रानी ऑफ झांसी, जो एक उन्होंने क्या सुभाष चंद्र बोस ने एक इंट्रो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है, ठीक है, लाइन टू लाइन, की आफ्टर फॉर्मिंग द INA, कोमा आ गया ना यहाँ पे, इसको हम भूल जाएंगे, आफ्टर फॉर्मिंग द INA। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या रिक्रूट किए थे लार्ज नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था विमेंस डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर रानी ऑफ झांसी, नहीं, ऐसा नहीं किया था। सॉरी अभी बताती हूँ मैं, एक मिनट, कि जो रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, ये मोहन सिंह ने किया था। ठीक है, उन्होंने ये काम किया था, उन्होंने ये पर्सुएड किया था जापानीज गवर्नमेंट को कि हम भी एंटी ब्रिटिश हैं, आप भी एंटी ब्रिटिश हैं, तो क्यों ना आप जो भी इंडियंस आपके बेस कैंप में, जो भी आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर आपके पास हैं, वो आप हमें दे दो और अब हम एक आर्मी बनाएंगे दैट विल बी एंटी ब्रिटिश। तो जापानीज गवर्नमेंट रेडी हो गई थी उसके लिए। ठीक है, तो दूसरा है इंट्रोड्यूस्ड अ विमेंस डिटैचमेंट नेम्ड आफ्टर रानी ऑफ झांसी, यस, उन्होंने किया था ये वाला काम, और उसकी जो कैप्टन थी उस डिटैचमेंट की, उसकी रेजिमेंट की, उनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम। ओके, लक्ष्मी स्वामीनाथन, और कह सकते हैं सहगल, शी इज फेमस एज लक्ष्मी सहगल। ओके, तो इन्होंने उस रेजिमेंट को, जो लेडी की विमेन रेजिमेंट थी, उसको लीड किया था। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ओनली 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नए क्वेश्चन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन है अब हमारा नए ट्रेंड की वजह से, ऐसा आया नहीं था ये सीडीएस में, बट हमने बनाया है, इसको मॉडिफाई किया है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए, आप लोग इससे रूबरू हो सको कि हाँ कंफर्टेबल हो गया इस चीज से। ओके, कि हाँ 1 पेयर 2 पेयर अब बहुत कॉमन कर देना है हमने क्वेश्चन, ये वाले अटेम्प्ट करने, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एकदम से, ताकि शौक ना लगे पेपर में जाके कि अरे 1 पेयर 2 पेयर अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आपने प्रिपेयर किया है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर्स के लिए, लेकिन आप बोलोगे कि अरे ये भी तो हो सकता है ना कि फिर से वही वाला पैटर्न आ जाए, पर वो पैटर्न तो इससे ईजी है। अगर आपको यही क्वेश्चन आ गया तो फिर वो तो आ ही सकता है आपको, है ना। ठीक है, तो फिर चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति आर करेक्टली मैच्ड। ओके, तो फर्स्ट इज सगुना, सगुण भक्ति, हिंदी में बोलेंगे सगुण भक्ति, बिलीफ इन गॉड्स विद एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सेकेंड इज निर्गुणा, बिलीफ इन गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, अलवर्स, बिलीव्ड इन डिवोशन ऑफ शक्ति, एंड नयनर्स, बिलीव्ड इन डिवोशन ऑफ शिवा। तो भक्ति मूवमेंट है। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे याद करें, भूल सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से
मिलते जुलते से ऑप्शंस हैं, है ना, तो नहीं ध्यान रहेगा कि किसका क्या था, विदाउट किसका था, ये क्या था। बस इसमें हमें बस कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि अगर आपका सगुण आ गया, ठीक है, स हमारी, अगर हम लैंग्वेज में देखें तो स किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, साथ का, ठीक है, तो साथ की इंग्लिश क्या होती है, विद, ठीक है, तो बिलीव इन गॉड्स, विद, तो क्या ये सही हो गया, हाँ जी ये सही हो गया हमारा, ठीक है। निर्गुण, तो निर्गुण को अगर हम ऐसे लिखें तो ये आपका हमारा दिया भी होता है ना हिंदी में पेपर, तो अगर बाय चांस आपको उस टाइम पे पजल हो जाओ थोड़ा सा तो देख लिया करो कभी कभी निर्गुण, जिनको हिंदी आती है, ठीक है। निर्गुण आ गया तो नी हमारा क्या होता है मेजरली, बहुत उनमें देखा है विदाउट, ओके, तो ये हो गया हमारा विदाउट, ठीक है, निर्गुण भी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है अलवर। अब हम देखते हैं कि कई जगह आता है ये अलवर, ठीक है, अलवर्स, अलवर्स कौन थे और नयनार्स कौन थे, इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं दूंगी आप लोगों को कि जैसे नयनार्स हैं तो हम बोलते हैं जैसे शिवा की भक्ति है, ठीक है, तो नयनार्स आर नॉन हु बिलीव्ड इन डिवोशन ऑफ शिवा। तो कैसे याद रखेंगे हम इस पे, शिवा की तीसरी आंख थी, बोलते हैं ना शिवा अगर तीसरी आंख खोल देंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, ओके, तो ऐसे ही अगर हम देखें तो नयनार्स मतलब नयन की बात हो रही है, नयन क्या होता है, आंख होती है, तो शिवा की ये तीसरी आंख है, तो है ना, तो उसका क्या हो जाएगा नयनार्स, हम नयन से याद रखेंगे कि ये डिवोशन ऑफ शिवा के लिए ही था, ओके। अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर में क्या आ रहा है, देखो नयनर और अलवर के बीच में ही कंफ्यूजन होता है, तो अगर अगर अलवर आ गया तो आप बोलोगे कि इसमें कैसे याद करेंगे, तो इसमें है वी, हम वी को क्यों ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें वी नहीं है, वी से क्या होता है, वी से होता है विष्णु, तो जो विष्णु को फॉलो करते थे, जो विष्णु के डिवोशन में बिलीव करते थे वो होते थे अलवर्स, ठीक है। तो क्या ये शक्ति के लिए है अलवर्स, नहीं, ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन, ये सही हो गया। तो हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड, 1 2 3, हाउ मेनी, 3 पेयर्स, ठीक है। इस तरह से आप अपनी भी कोई ट्रिक आजमा सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है यही वाली ट्रिक याद रखें, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हिस्ट्री में कि आप कुछ ना कुछ उससे लिंक करके निमोनिक्स बना के अपना और याद रखें, ठीक है। तो आंसर इसका सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following political leaders suggested dissolution of INC as a political association and its replacement by Lok Sevak Sangh? Very important question, okay. तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि किस लीडर ने ऐसे बोला था कि अब आईएनसी को ना बंद कर दो, आईएनसी की जगह हम बना लेते हैं लोक सेवक संघ, तो आपको लगेगा कि ये तो किसी ऐसे आदमी ने बोला होगा ना जो आईएनसी के अगेंस्ट हो, कांग्रेस के अगेंस्ट जो होगा इंसान, किसी पार्टी के जो अगेंस्ट है वही तो बोलेगा ना कि इसको बंद कर दो, इसकी जगह लोक सेवक संघ चलाते हैं। लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एमके गांधी, गांधी जी ने बोली थी ये स्टेटमेंट। और अमेजिंग बात क्या है इसमें, ठीक है, कि जैसे ही लाइक 31 अक्टूबर को ही वाज शॉट डेड बाय गॉडसे, पर उससे 2-3 दिन पहले 27 सितंबर को उन्होंने डेट लिख के एक नोट लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया हुआ था दैट ही वांटेड कि आईएनसी को अब बंद कर दिया जाए एंड उसकी जगह लोक सेवक संघ चला दिया जाए। ऐसा वो क्यों सोचते थे, वो इसलिए सोचते थे ऐसा क्योंकि जो आईएनसी का, उनके अकॉर्डिंग जो आईएनसी का मेन मोटिव था, मोटिव क्या था कि इंडिपेंडेंस दिलाना। इंडिपेंडेंट तो हो गए थे 1947 में, 1948 आ गया अब तो जनवरी, तो इन्होंने बोला था कि इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गई है, अब कांग्रेस का काम खत्म, अब कांग्रेस का काम हो गया है खत्म, अब हमें किस तरह से अपने लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करना है, हाउ वी कैन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल ऑफ फ्यूचर इंडिया, हाउ वी कैन डू दैट बाय क्रिएटिंग लोक सेवक संघ, बाय मेंटेनिंग लोक सेवक संघ। लोक सेवक संघ में ही नाम है कि सर्विस टू द पीपल, दैट अब कांग्रेस का काम कांग्रेस का नहीं, अब लोक सेवक, लोगों की सेवा करने में होना चाहिए, लोगों की बेटरमेंट में होना चाहिए। तो ये किसके थॉट्स थे, महात्मा गांधी जी के, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। Next question is, which member of the servants of the Indian society founded the सेवा समिति at Allahabad in 1914? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर है बी, हृदयनाथ कुंद्रू, ठीक है। तो इसमें ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा, देखो कुछ बातें होती है जो हमें याद करनी पड़ती हैं सेवा समिति में, कुछ हम ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। अब इसमें क्या ट्रिक लगाएं सोचते हैं, चलो ठीक है। तो जैसे सेवा है, इसमें सेवा समिति, ठीक है, तो दिल से अगर हम सेवा करेंगे, हृदय से अगर हम सेवा करेंगे तो ही तो बात बनेगी, है ना।
तो इसमें आ गया हृदय और सेवा। हृदय से सेवा करेंगे तभी तो हमारी समिति बनेगी। इस तरह से आप कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम ये वाली सोसाइटी, क्योंकि ये वाली भी हमारी इंपॉर्टेंट है। ओके, सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये किसने शुरू करी थी, कब शुरू करी थी? तो ये करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। और कब शुरू करी थी? 1905 में। 1905 में गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था। और उन्हीं के इस सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी के जो मेंबर हैं हृदय नाथ कुंजरू, इन्होंने ही सेवा समिति बनाई थी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर बी हो गया हमारा। Next and last question for today is, the first Anglo-Maratha war was concluded by which one of the following? कौन सी ट्रीटी थी जिसने कंक्लूड किया था फर्स्ट मराठा वॉर को? तो अब हम देख लेते हैं, इसका हल्का सा टाइमलाइन देख लेते हैं कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो किसके टाइम पे था। 1775 और 1782 के आसपास हुआ था। ओके, इन ये जो टाइमलाइन था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। तो अब हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ सूरत हुई थी स्टार्टिंग में, इसी के वजह से कह सकते हैं एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हुआ था। ओके, तो ट्रीटी ऑफ सूरत की वजह से तो 70 ये नहीं हुआ होगा, मतलब ये रीजन है, ठीक है, कंक्लूजन का नहीं, स्टार्टिंग का रीजन है ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये भी नहीं हुई थी, ठीक है, ये आपस में अगेंस्ट थी, ठीक है, ये एक के साथ साइन कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, ये एक के साथ साइन कर ली थी, ये कैलकटा वालों ने साइन करी थी, जो कैलकटा कमीशन ऑफ ब्रिटेन था उसने, और ये सूरत वाली बॉम्बे वालों ने साइन कर ली थी, ठीक है। तो इसकी वजह से वॉर और एग्रावेट हो गया था। कन्वेंशन ऑफ वडगांव ये भी नहीं हो सकती है क्योंकि इस टाइम तो वॉर चल ही रहा था उनका। ट्रीटी ऑफ सालबाई, यस, ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज द कंक्लूडिंग ट्रीटी ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ये कब हुए थे? 1782 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा, इस तरह से पूछा गया है, तो कल को ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। तो वी मस्ट रिमेंबर कि सूरत से तो शुरू हुआ था, इतना तो हम याद कर लेंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस टाइम हुआ था? 1775, 1782। तो इसके बीच में ही ट्रीटी हुई है ये सारी चारों। तो ट्रीटी ऑफ सूरत तो स्टार्टिंग में हुआ था, तो हम 1775 कर लेंगे। पुरंदर उसके अगेंस्ट हुआ था, तो उसी के आसपास हुआ होगा, तो 1776। वडगांव उसके बीच में, और सालबाई तब होगी जब वो वॉर एंड हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग देम माई सेल्फ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।